हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। एक बार फिर करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे भी छुट्टियां चल रही है तो सब लोग बहुत मस्त होंगे क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है अभी तो ना। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान रत्न दिया है अभी हाल ही में। ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा, चाहे आपकी कौन सी भी आगे वाली एग्जाम हो रही है उसमें ये सवाल आना है। हाल ही में निम्न में से किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये घोषणा नहीं, ये क्लास बनाई थी जब तक घोषणा कर दी गई थी। अभी फिलहाल क्या है, जो इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था अपना 7-8 अक्टूबर को, उसमें जो हस्तियां हैं इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। तो 2022 के ये राजस्थान रत्न अवार्ड है। निम्न में से किसे सम्मानित करने की घोषणा या किसको सम्मानित किया गया है? तो श्री दलवीर भंडारी जी, श्री RM लोढ़ा, श्री LN मित्तल साहब, श्री अनिल अग्रवाल, सीन काफ निजाम, श्री केसी मालू। ये 6 व्यक्ति हैं। निम्न कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 को दिया था, यानी जस्टिस दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा को, या 2, 4 और 5 को RM लोढ़ा साहब, LN मित्तल या अनिल अग्रवाल जी को, या C 4, 5, 6 या D है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी जो 2022 के राजस्थान रत्न अवार्ड दिए गए हैं वो जस्टिस दलवीर भंडारी, श्री RM लोढ़ा, श्री LN मित्तल, श्री अनिल अग्रवाल, श्री सीन काफ निजाम और श्री केसी मालू, इन 6 हस्तियों को दिए जाने की घोषणा की थी। यानी 2022 के राजस्थान रत्न अवार्ड हैं उनसे सम्मानित किया गया है। अब ये सवाल आपके आएगा, एक तो पैटर्न होता है सवाल आने का ये कि कोई भी अगर आपको अवार्ड दे रहे हैं तो वो किसे 2022, एक तो आप हमेशा साल याद रखा करो, वर्ष याद रखा करो। कई बार अपना पेपर जो छपता है ये तो अवार्ड वो है जो हर साल नहीं दिए जाते। राजस्थान रत्न अवार्ड 2000 राजस्थान रत्न अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये राजस्थान सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। नंबर 1 तो ये याद रखना, जैसे भारत सरकार का भारत रत्न अवार्ड है वैसे ही राजस्थान सरकार का है अपना राजस्थान रत्न। उसी की तर्ज पर इनको 2012 में शुरू किया गया था। पर हाँ, ये बीच में डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर साल दिया जाए। पर 2022 के जो दिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 2022 से सम्मानित जो ये व्यक्ति हैं ये अपने रत्न हैं, ये 6 है। अब एक तो सवाल आने का तरीका ये होता है कि जो किन निम्न में से किसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया, और जो दूसरा अपना जो सवाल आने का तरीका होता है वो ये होता है कि इनका, जैसे श्री सीन काफ है, इनको 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया, इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? आपका ये सवाल भी आ सकता है। तो देखते हैं इनका संबंध किन किन से है। दलवीर भंडारी सब जानते हैं, श्री दलवीर भंडारी जी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना हेग में है, उनके उसमें न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार न्यायाधीश रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, इनका संबंध किससे है? राजस्थान से, राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। एक दूसरे जो RM लोढ़ा साहब है, श्री RM लोढ़ा, वो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। स्टील किंग श्री LN मित्तल है, ये स्टील किंग है। वेदांता ग्रुप के श्री अनिल अग्रवाल है। इनके सब देखो, ये है बिजनेसमैन, इनके नाम सब जानते हैं। अब ये जो शायर है ना श्री सीन काफ निजाम, ये कौन है? तो ये है मशहूर शायर। ये याद रखना है हमको कि श्री सीन काफ निजाम है, ये मशहूर अपने शायर हैं। और अब श्री केसी मालू हैं, ये कौन है? तो ये वीणा कैसेट से संबंधित है। इनका क्षेत्र क्या है? वीणा कैसेट्स के से कौन संबंधित है? श्री केसी मालू हैं। तो आपको अवार्ड याद रखना है। राजस्थान रत्न अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 2012 में। और राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे भारत सरकार का भारत रत्न है। और 2012 से दिया जा रहा है। 2022 से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो ये 6 है। इन 6 के आपको नाम याद रखने हैं, प्लस इनका क्षेत्र क्या है या किस क्षेत्र से ये संबंधित है वो आपको याद रखना है। क्लियर? अगला सवाल है, अभी इन्वेस्ट राजस्थान चला था, सबको पता होगा 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रही थी। कहाँ हुई रही थी?
जयपुर में, ये सवाल भी मैंने आगे बनाया है क्योंकि अभी तो फिलहाल चल रही है, तो जयपुर वाले तो इस पर ध्यान दे लेंगे, पेपर में भी आ रहा है, बार बार ये चीज़ देख रहे हैं हम। पर आगे जब एग्जाम में आता है, जब इस पैटर्न का सवाल आता है आपका, तो राज्य में निवेश को, ये किस वजह से हो रही थी इन्वेस्ट राजस्थान, ताकि राज्य में निवेश का माहौल बनाया जा सके और जितने ज़्यादा जो कोई भी प्रोजेक्ट हो चाहे राज्य का, उसमें बाहर के जितने भी निवेशक हैं वो आकर यहाँ इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से ये इन्वेस्ट राजस्थान अपना चल रहा था। तो राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री महोदय या मुख्य सचिव, उद्योग मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, वो क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है या इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब याद रखना, आपके पेपर में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों में कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं रखना आपको। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की जाती है? तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा। अब ये देखो अगला सवाल आ गया, निम्न में से कहाँ 7-8 अक्टूबर, तारीख भी याद रखना दोस्तों, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाएगा। हो गया है ये, क्योंकि ये मैंने क्लास बनाई है पिछले वीक, अभी हो गया ये। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयपुर। निवेश सम्मेलन की थीम क्या रखेगी है? कमिटेड एंड डिलीवर्ड इन्वेस्ट। तो ये कोई याद रखने वाली नहीं है, बट हाँ अगर आपको मेंस में कोई ऐसा आपका सवाल आ जाए, क्योंकि अब की बार पक्का सवाल आएगा, तो इस वजह से तो आप वहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा असर जाएगा एग्जामिनर पे, ठीक है। अगला सवाल क्या है? राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस श्रेणी है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें राजस्थान देश में जो खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस श्रेणी एक बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कौन से स्थान पर है? 5वें पे, 8वें पे, 10वें पे या 11वें पे? तो इसका राइट आंसर होगा 8वां स्थान। ये स्थान से संबंधित देश में अगर कोई पूरी सूची जारी हो रही है तो उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? इस पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, एक आध सवाल, तो आप याद रखना इसमें ODF प्लस में कौन सी श्रेणी, कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। अगला सवाल है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, बहुत अच्छा अवार्ड है ये, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय, ये जो अपना शरणार्थी आयोग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का UNHCR है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड अभी 2022 का किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को, आमिन जुबरान, रानी जूलियन या डेविड होगेट को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 है, वो जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, उसको दिया गया था, क्योंकि सीरिया में जब हुए थे विद्रोह चल रहा था तो उन्होंने बहुत सारे शरणार्थी आए थे, उनको क्या है शरण देने में बहुत सहयोग किया था। ये अवार्ड क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, मैंने बताया ना आपको, UNHCR ने पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। एंजेला मर्केल ने 2015-16 के दौरान सीरिया से आए जो शरणार्थी है उसको शरण देने में अहम भूमिका निभाई थी। नानसेन रिफ्यूजी नाम से पता चल रहा है ना कि जो रिफ्यूजी थे उनको अगर किसी ने शरण दी है ना, उनके हितार्थ अगर किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति को UNHCR के द्वारा नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया जाता है। और ये 2022 का अवार्ड दिया गया, ये निम्न में किसे दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर जो एंजेला मर्केल है उसको दिए जाने की घोषणा की गई है। शरणार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को चिन्हित करने के लिए यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। वर्ष 1954, यहाँ लिखना भूल गई मैं, 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले शरणार्थी उच्चायुक्त थे, ये जो UNHCR है ना, इसके पहले उच्चायुक्त और मानवतावादी थे नानसेन, इसके सम्मान में इसे स्थापित किया गया था। तो क्लियर आपका, नानसेन
रिफ्यूजी अवार्ड कौन देता है? यूएनएचसीआर देती है, प्रति वर्ष दिया जाता है। 1954 में यूएनएचसीआर के पहले उच्चायुक्त कौन थे? नानसेन थे। उनकी स्मृति में ये पुरस्कार है वो स्थापित किया गया है, हर साल दिया जाता है। 2022 का ये अवार्ड किसको दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को, क्योंकि सीरिया से जो शरणार्थी आए थे उनके हितार्थ इन्होंने बहुत काम किया था। क्लियर? अगला सवाल है, हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखना बिल्कुल। हाल ही में भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में? तो हमला, प्रचंड, ध्रुव या चेतक? तो इसका राइट आंसर है अपना प्रचंड। प्रचंड जो हल्का हेलीकॉप्टर है उसको हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ये स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है। अब इसकी और क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं यहाँ। इस हेलीकॉप्टर को किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HAL ने तैयार किया है। इसकी रेंज क्या है हेलीकॉप्टर की? ये 550 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ये एक बार में अधिकतम 3 घंटे तक उड़ सकता है। ठीक है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक लैंडिंग भी कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना में हाल ही में जो स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रचंड हेलीकॉप्टर। क्लियर? अगला सवाल, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत बनी है? अब इस शब्दों पे ध्यान देना। ग्राम पंचायत तो पहली है देश की, पर डिजिटल साक्षरता वाली। डिजिटल साक्षरता वाला का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेट की सभी प्रकार को जिसको जानकारी हो, है ना, हर तरीके की सीखने की उसकी क्षमता हो, उसमें कौशल हो, थोड़ा बहुत अगर चलाना कोई जानता हो, है ना, तो वो होती है डिजिटल साक्षरता। तो वो कौन सी ग्राम पंचायत है जिसके सारे लोग ये डिजिटल साक्षरता रखते हैं? तो वो है अपना पुलमपारा, बगोरा ग्राम पंचायत, माटोला या मंडवा ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों, पुलमपारा। ये पुलमपारा कहाँ है? केरला की ग्राम पंचायत है और ये देश की पहली डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत बनी है। डिजिटल साक्षरता का मतलब इंटरनेट की मदद से सभी प्रकार के क्वेश्चन को सीखने या हम समझ सके जिस चीज़ को, वो होती है डिजिटल साक्षरता। ये पुलमपारा पहली ग्राम पंचायत है जो केरल में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये भी मिलेगा। आज की क्लास के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा विंड और सोलर पावर प्लांट निम्न में कहाँ स्थापित किया गया है? हम विंड और सोलर पावर प्लांट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर जो प्रोजेक्ट है, प्लांट है, वो कहाँ स्थापित किया गया है? अपने राजस्थान में स्थापित किया गया है। और राजस्थान में भी कहाँ? जैसलमेर में। किसने स्थापित किया है? अडानी ग्रुप ने, जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसने स्थापित किया है। 600 मेगावाट का ये अपना पावर प्लांट है। देखते हैं, अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विंड और सोलर पावर प्लांट है राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। 600 मेगावाट क्षमता का है, दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर पावर प्लांट है। इसको हाल ही में चालू कर दिया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी है वो देश में सबसे बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कार्य कर रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस क्षेत्र में काम कर रही है ये। तो ये हाल ही में जैसलमेर में स्थापित किया गया, इसको चालू कर दिया गया है। अगला क्या है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदाताओं को जागरूक करना है, इसके लिए एक मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। निम्न में किसकी पहल है ये? ताकि मतदाता है उनको जागरूक कर सके, तो इसलिए मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया है। निम्न में किसकी पहल है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या भारतीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? तो इसका राइट आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग। जो अपना इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने एक मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पर्टिकुलर 15 मिनट का आपको आकाशवाणी हो गया, FM रेडियो हो गया, इन पे एक कार्यक्रम आएगा
जो विभिन्न राजनीतिक विषयों से संबंधित एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के बारे में पूरी विस्तृत उसके बारे में जानकारी हमको उपलब्ध होगी उस पर। तो इससे क्या है, मतदाता यानी हम है मतदाता, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का वो व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति जो चुनाव अपना वोट कर सकता है, वो होता है मतदाता। तो उसमें क्या है, हर एक विषय के प्रति जागरूकता आएगी। तो वो कार्यक्रम है अपना मतदाता जंक्शन कार्यक्रम। क्लियर? देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2022 से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के कितने एपिसोड होंगे? 52 एपिसोड्स होंगे। प्रत्येक की अवधि क्या होगी? 15 मिनट का एक कार्यक्रम आएगा। ठीक है। प्रत्येक एपिसोड चुनाव प्रक्रिया के विशेष विषय पर आधारित होगा। जैसे बता लिया, मान लो संसद है, अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, संसद का चुनाव कैसे होता है, कैसे हम अपने जो मेंबर है पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वो सब के बारे में हमको बारीक से बारीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो प्रत्येक एपिसोड चुनाव प्रक्रिया के विशेष विषय पर आधारित होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी सवाल आएगा। ये तो सवाल हो गया आपका मतदाता जंक्शन कार्यक्रम, जो समझ में आ गया होगा आपको, मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए। अब आपके ये सवाल आ जाए कि फिलहाल भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्न में से कौन है? तो कौन है भाई? राजीव कुमार, है ना, वो है। और जो ये मतदाता ये अपना निर्वाचन आयोग है, इनका अभिनेता पंकज जो त्रिपाठी है उसको निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। तो ये सवाल भी आ सकता है आपके कि एक तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो होगा अपना राजीव कुमार। अगर ये सवाल आ जाए कि मुख्य ये जो भारत निर्वाचन आयोग है अपना, उसका निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन निम्न में से हाल ही में किसे घोषित किया है? तो वो होगा अपना अभिनेता पंकज त्रिपाठी। तो इसमें से आपके 3 सवाल तैयार हो रहे हैं, तीनों ध्यान में रखना आप। अगला सवाल क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ, इसकी घोषणा की गई किसके? नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार में हमको वैसे तो देखो इसमें अपना चिकित्सा का नोबेल भी होता है, रसायन का अलग से होता है, भौतिकी फिजिक्स का अलग से होता है ना। पर हमारे एग्जाम में जहाँ तक मैंने देखा है 2 वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो याद रखना शांति का नोबेल, याद आपको सारे करने हैं, पर शांति का नोबेल एक तो याद रखना भी 2022 का जो शांति का नोबेल है वो किसको दिया गया भाई? एक याद रखना है अपन को साहित्य का नोबेल। ये 2 याद रखने हैं 2022 का किसे। बाकी सारी लिस्ट भी हमको एक बार देख लेनी चाहिए सरसरी नज़र से। तो वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की गई। ये थोड़ा यूनिक हो गया था, इस वजह से बहुत ही चर्चा में रहा था ये चिकित्सा का नोबेल। तो ये भी आपके आ सकता है। तो 2022 का चिकित्सा का नोबेल स्वांते पाम्बो, डेविड जूलियस, डेविड कार्ड या बेंजामिन। तो इसका राइट आंसर है स्वांते पाम्बो। तो चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया 2022 का? याद कर लो फटाफट। चिकित्सा का नोबेल 2022 स्वांते पाबो को। इस वजह से ये थोड़ा चर्चा में रहा कि ये सेम चिकित्सा का नोबेल इनको मिला है। ये 1982 को इनके पिता को भी चिकित्सा का नोबेल दिया गया। तो थोड़ी यूनिक चीज़ हो गई कि पिता पुत्र दोनों को चिकित्सा का नोबेल मिल गया है। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में रह गया। तो चिकित्सा के नोबेल 2022 किस के लिए दिया गया? मानव के क्रमिक विकास पर इन्होंने खोज की थी। पर खोज के लिए है कौन ये स्वांते पाम्बो? स्वीडिश वैज्ञानिक है, को दिए जाने की घोषणा की गई है। हमेशा 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस होता है उस समय इनकी जो ये नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क निम्न में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ईरान। तो सिंपल सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है वो स्थापित किया जाएगा भारत में। और भारत में भी क्या? हरियाणा के गुरुग्राम में इसको स्थापित किए जाने की घोषणा की है। हरियाणा के गुरुग्राम और अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में अफ्रीका के शहर शारजाह, जिसमें यूएई में है, जो शारजाह में सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है, जो फरवरी में पर्यटकों के लिए खोला गया था।
अगला सवाल है 36वें राष्ट्रीय खेलों में, ये न्यूज़ में रहा था ज़्यादा, इस वजह से अभी फिलहाल याद कर लो, बाकी जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना अपना राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी पुरस्कार नहीं सॉरी, ये जो राष्ट्रीय खेल, जो 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में चल रही है, ये उसके बाद हम पूरी सीरीज के थ्रू, सवालों के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये चर्चा में ज़्यादा रह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ हुई थी, उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक निम्न में किसने जीता था? तो तमिलनाडु ने, भारतीय सेना ने, हरियाणा ने या आंध्र प्रदेश ने? तो ये था अपना हरियाणा स्टेट ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। अगला है लेकन में दवा, ये निम्न में किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? आपके साइंस टेक है, आपके याद रखना, आपका जो आर एस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें देखना, आपकी साइंस टेक भी है, आपकी जनरल साइंस भी है। तो कोई भी ऐसी दवा जो मार्केट में फ़िलहाल चर्चा में है या ऐसा कोई शोध हो रहा है जो आपके पेपर में, डेली पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें आ रहा है, तो वो आप नोट कर लिया करो, वहाँ से सवाल आने के बहुत चांस रहते हैं। तो ये लेकिन में दवा अभी चर्चा में थी, इसका संबंध निम्न में किस बीमारी के इलाज के लिए है? टाइफाइड, अल्जाइमर, कालाजार या ल्यूकेमिया? तो ये होगा अपना अल्जाइमर, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अल्जाइमर, इसके इलाज के लिए लेकनमेब नामक दवा है, वो इलाज के लिए काफ़ी चर्चा में है, ये काफ़ी इफेक्टिव बता रही है। शोधकर्ताओं ने लेकनमेब नाम की एक दवा की खोज की है जो शुरुआती अल्जाइमर के रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट को कम करती है। ठीक है, संज्ञानात्मक यानी इसमें क्या होता है, अल्जाइमर का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं जो वो चीज़ें भूलने लगते हैं, तो जो अपना संज्ञानात्मक जो अपना होती हैं, यानी अब याद रखना कोई चीज़, वो धीरे धीरे उसमें कम होती जा रही है। तो ये जो लेकनमेब जो दवा आई है अभी फ़िलहाल हुई है, इसमें क्या है, अपनी संज्ञानात्मक गिरावट यानी भूलने की दर है उसको कम देखा गया है। तो यह विशेषता इस दवा के रोग के लिए प्रथम न्यूरोप्रोटेक्टिव उपचारों में से एक बनाती है। अल्जाइमर रोग क्या होता है? अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और स्वभाव में भी लगातार परिवर्तन हमको दिखाई देता है। प्रारंभिक लक्षण कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर समय पर उपचार नहीं हुआ तो ये बीमारी बहुत गंभीर हो सकती है। और जनरली ये 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अल्जाइमर या डिमेंशिया इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, याद हो गया आपको? तो ये हो गया अल्जाइमर। आपको बीमारी भी पता होनी चाहिए, इसके इलाज के लिए अभी मार्केट में ऐसी कौन सी नई दवा आई है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो लेकनमेब नामक दवा है जो अभी फ़िलहाल अल्जाइमर रोग है इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। हाल ही में शांति का, ये एक साथ लिख दिया, शांति का नोबेल, मैंने कहा ना दो याद रखने आपको पक्के, एक साहित्य एक शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? एल.एस. बियालात्स्की मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और मानवाधिकार संगठन है सिविल लिबर्टीज और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा की है। किसको? एल.एस. बियालात्स्की मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज को। ये अब एल.एस. बियालात्स्की किस है? मैंने कहा ना, एक तो कोई भी अवार्ड याद करो प्लस वो किस देश से संबंधित है, थर्ड उसने ऐसा क्या काम किया कि उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जो एल.एस. बियालात्स्की है वो तो बेलारूस के मानवाधिकार कार्य करता है, तो आपको क्या ये आ जाए एल.एस. बियालात्स्की जिसे हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो आप क्या बताओगे? बेलारूस, बेलारूस के हैं। ओके, अब मानवाधिकार संगठन दो है, एक तो है मेमोरियल। तो मेमोरियल जो मानवाधिकार संगठन जिसको हाल ही में शांति का नोबेल दिए जाने की घोषणा की गई है, कहाँ कौन किस देश से संबंधित है ना, किस देश का मानवाधिकार संगठन है? तो ये अपना रूस का, याद रखना। और जो सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई है वो किसका है? यूक्रेन का। तीन चीज़ याद रखनी है। नोबेल पीस प्राइज संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, शांति का नोबेल किसे दिया जा रहा है? तो एक तो जो एल.एस. बियालात्स्की को दिया जा रहा है, दूसरा अपना मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को जिसका संबंध किस देश से है? रूस से है। और जो एल.एस. बियालात्स्की है वो किस देश से संबंधित है? अपना बेलारूस से है। और तीसरा अपना सिविल लिबर्टी है, ये किस देश का मानवाधिकार संगठन है? तो ये अपना यूक्रेन का। क्लियर? अब ये कुछ पुरस्कार है जैसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये हर साल जो अपना पंचायती राज मंत्रालय है, भारत सरकार का ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय, उसके द्वारा दिए जाते हैं। उसमें हर राज्य का अपना
जिला स्तरीय, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, अलग अलग पुरस्कार हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसको पुरस्कृत किया जाता है। तो वो देखते हैं हम कुछ पुरस्कार क्या दिया। तो 2022 का बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 राजस्थान में सम्मानित जिला कौन सा है। अगर बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 की जिले की बात पूछ ले तो चूरू, झुंझुनू, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर है अपना झुंझुनू। ठीक है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 में अगर जिला पूछ ले राजस्थान में सम्मानित जिला कौन सा है तो वो होगा अपना झुंझुनू। झुंझुनू जिला पंचायत होगी अपनी। और मंडावा अगर कह दे, अगर यही सवाल मैं आपको बोल दूं कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 राजस्थान में सम्मानित पंचायत समिति निम्न में कौन सी है तो वो कौन सी होगी आपकी मंडावा। और दिलोई होगी आपकी ग्राम पंचायत, दिलोई ग्राम पंचायत, मंडावा आपकी पंचायत समिति और झुंझुनू आपका जिला हो गया। क्लियर। वही पंचायती राज मंत्रालय एक देता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022 से सम्मानित जिला पंचायत निम्न में कौन सा है। अगर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार कह दी तो जिला पंचायत मंडावा, बरनी, किशनगंज या सलूम्बर। तो ये होगा आपका बरनी। यार इसमें पंचायत समिति कह दी तो कौन सी किशनगंज, ग्राम पंचायत कह दी तो आपको बस्तौनी। हर एक चीज़ याद रखनी है, 3 चीज़ याद रखनी है हर पुरस्कार में। जिला इसमें कौन सा है, जिले में पंचायत समिति कौन सी है और ग्राम पंचायत कौन सा है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, तीनों याद रखना। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अनेक पुरस्कारों की घोषणा की जाती है समय समय पर। उसमें एक पुरस्कार है कि राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन सा ऐसा मतलब अपनी पंचायत है, कौन से जिले की, बूंदी जिले की कुछ ग्राम पंचायत है जिसको प्रथम पुरस्कार दिया है तो अपना रामनगर, लाखेरी, धबलाना या केशवरायपाटन। तो याद रखना दोस्तों ये सवाल आने लायक है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में अगर बूंदी जिले की देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत रामनगर जो पंचायत है उसको दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये तगड़ी योजना है भैया, याद रखना इसको। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस यानी अगर हम उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, तो राजस्थान सरकार ने ये कहा कि कुछ सिलेक्टेड ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ ऐसी उन कंडीशंस के आधार पे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे हम, उनका पूरा खर्चा हम उठाएंगे और वो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाके अपना पढ़ाई कर सकेंगे। तो इस वजह से ये कौन सी योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके तहत प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, 150, 200, 250 या 400। याद रखना सिर्फ और सिर्फ 200 विद्यार्थियों का इसके तहत प्रतिवर्ष चयन किया जाता है। उद्देश्य क्या है, विदेश में पढ़ाई करने पर स्कॉलरशिप देना। शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 2022 में की गई है। पात्रता इसके अंतर्गत वार्षिक आय कौन सा वो विद्यार्थी की होनी चाहिए, उसके 8 लाख से कम उसकी आय होनी चाहिए परिवार की। आवेदक हमेशा राजस्थान का मूल निवासी हो सकता है, ऐसा नहीं बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए। कुल सीट का 30% देखें तो वो महिला के लिए आरक्षित है। तो ये है आपका कि महिला के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं, इस टोटल 200 विद्यार्थियों में से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 8 लाख रुपए से उसकी पारिवारिक आय, वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा उसको बाहर कुछ विदेशी संस्थानें लिस्टेड किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़, वहाँ उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होगा। अगला है कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना के संबंध में। ये कृषि में अध्ययनरत छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चल रही है राजस्थान सरकार की, तो इन कथनों पर विचार करना है। कथन एक, इस योजना के तहत कृषि संकाय में अध्ययनरत कक्षा 11 और 12 की बालिकाओं को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अगर कोई ये कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अगर आपके मेंस में भी सवाल आ जाए कुछ ऐसा, तो आप ये योजना है उसको ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि महिला किसानों की संख्या राजस्थान में काफ़ी है। तो अगर कृषि और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में बढ़ा सके, इसके लिए पढ़ाई क्षेत्र में कृषि जो एक संकाय है उसमें बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योजना स्टार्ट की है। तो सरकार कुछ इंसेंटिव देती है इसके तहत, जिसमें ये दिया कि कृषि संकाय में अध्ययनरत अगर कोई 11 या 12वीं की अगर कोई बालिका है, कक्षा 11-12, उसको हम कितने पैसे देंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे। ठीक है,
और कृषि से जुड़े विषय में अगर कोई लड़की स्नातक कर रही है या स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है तो उसको क्या देंगे, 12-12 हज़ार रुपये देंगे। क्लियर। अगर कोई फिर भी आगे और भी कृषि क्षेत्र में पीएचडी कर रही है भैया, तो वो अगर शोध कर रही है तो उसको क्या करेंगे, हम 15,000 रुपये देंगे प्रतिवर्ष। और ये पीएचडी के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए मान्य है, यानी 3 साल तक पीएचडी के अंतर्गत अगर कोई अध्ययनरत है, कोई छात्रा शोध कर रही है, तो उसको हम क्या देंगे, 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कथन क्या सत्य है, इसमें से उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तीनों के तीनों। यानी कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत प्रोत्साहन योजना, योजना का नाम तो आपका है ये। अगर कोई लड़की 11वीं में पढ़ रही है, 12वीं में पढ़ रही है और उसने कृषि एग्रीकल्चर में अगर वो 11वीं-12वीं में पढ़ाई कर रही है, तो उसको राज्य सरकार ने कहा कि हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, कितनी, 5-5 हज़ार रुपये की। उसके बाद भी अगर किसी को इंटरेस्ट है कृषि क्षेत्र में, जा रही है, नहीं जा रही, तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, जाए वो तो कितना देंगे, हम उनको देंगे 12-12 हज़ार रुपये देंगे। अगर कोई लड़की स्नातक या स्नातकोत्तर भी कृषि संकाय में कर रही है तो। इसके अलावा अगर और ज़्यादा शोध बढ़ावा देना है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में शोध निरंतर हो रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ये कह रही है कि अगर कोई लड़की पीएचडी कर रही है कृषि संकाय में, तो उसको हम देंगे प्रतिवर्ष 15,000 रुपये। ठीक है, ये 15,000 रुपये कब तक दिए जाएंगे, अधिकतम 3 वर्ष तक पीएचडी कार्य के दौरान उसको 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये महिलाओं की कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ पर इंडोर खेल स्टेडियम स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो भीलवाड़ा में, राजसमंद, जोधपुर या जयपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में भी कहाँ, रायपुर में इंडोर खेल स्टेडियम अभी हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है, भीलवाड़ा के रायपुर में, याद रखना। क्लियर। साहित्य का नोबेल, देखो शांति का हमने याद कर लिया, अब देखते हैं साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल 2022 निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, एनी एनोक्स, काजुओ इशिगुरो, बोन डिलेन, मोयान। तो इसका राइट आंसर है एनी एनोक्स। याद रखना, कहाँ की ये प्रसिद्ध लेखिका है, ये है फ्रांस की प्रसिद्ध लेखिका एनी एनोक्स है। तो इसको कोई पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं दिया जाता नोबेल, पर आपको याद रखना है, लेखिका याद रखनी है कि उस लेखिका का नाम क्या है। साहित्य का नोबेल 2022 एनी एनोक्स को दिया जा रहा है। एनी एनोक्स का संबंध किस देश से है, तो हम क्या बताएंगे, फ्रांस की प्रसिद्ध लेखिका है। और अगर भारत की बात की जाए तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत से थे, साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय है। आगे है, हाल ही में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की अवधि कब तक बढ़ाई गई है। रिको एमनेस्टी स्कीम चल रही है, इसकी अवधि बढ़ाई है तो 2023, 24 या 25 या 26। तो इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों, रिको एमनेस्टी स्कीम चल रही है 2022, इसकी अवधि बढ़ाई है 2023 तक। रिको औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक ऐसे नहीं लिखा जाता, औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है, औद्योगिक। रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना की अवधि फिलहाल 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत सेवा शुल्क, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो रिको क्षेत्र में स्थापित जो भी उद्योग होते हैं उसको सेवा शुल्क एवं किराए की एकमुश्त जमा करवाने पर जो ब्याज है उस पर 100% वो छूट होती है। ये होता है इस एमनेस्टी स्कीम के तहत। इसकी फिलहाल अवधि बढ़ा दी गई है 2023 तक। व्यापार और विकास, ये याद रखना, व्यापार और विकास रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर एक रिपोर्ट आती है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वार्षिक रिपोर्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की, विश्व व्यापार संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की या अंकटाड की। तो इसका राइट आंसर है व्यापार और विकास पर रिपोर्ट किसकी है, अंकटाड की रिपोर्ट है। अंकटाड की वार्षिक रिपोर्ट है जिसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये क्या बताता है, ये बताती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, या अपने इंडिया की या अदर जो भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी की क्या हालात रहने वाले हैं। तो इस पर एक व्यापार विकास की रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड, वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें ये बोला है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2022 में 2.6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वही भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 में 5.7 और 23 में देखें तो 4.7% की वृद्धि होने का अनुमान इन्होंने लगाया। ये जो रिपोर्ट होती है ये चाहे IMF की रिपोर्ट होगी, WTO की कोई रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट तो हम नहीं देखते जनरली, पर हाँ ये सवाल जरूर आती है कि आप ये रिपोर्ट जो ये फला रिपोर्ट है ये निम्न में किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हमें एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए।
स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर निम्न में कौन सा शहर आ भाई? इंदौर, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद। तो याद कर लो राइट आंसर फिर से इंदौर या 2022 है वो सर्व सर्वेक्षण उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। सॉरी, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको प्रथम स्थान मिला है? इंदौर को। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में देखें तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश, है ना। और यह रैंकिंग कौन जारी करता है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष ये जो रैंकिंग है स्वच्छ सर्वेक्षण ये जारी किया जाता है। अगला सवाल लास्ट सवाल है अपना, सूखा पाइका नदी। सूखा पाइका नदी निम्न में कहाँ पर स्थित है? ये नदी बहुत चर्चा में रही थी, ठीक है। इस वजह से आ सकता है आपके, हो सकता है ज्योग्राफी में सवाल आ जाए, या हो सकता है करंट से रिलेटेड कोई सवाल है वो भी आपके आ जाए। ये सूखा पाइका नदी है, ये उड़ीसा में स्थित है, और ये महानदी, महानदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो उड़ीसा की है ना, उसकी सहायक नदी है ये सूखा पाइका नदी। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना या बी वो आंध्र प्रदेश। तो मैंने इसका राइट आंसर बता दिया आपको, उड़ीसा। यह उड़ीसा में महानदी की सहायक नदी है। गलत लिख रखा है उड़ीसा, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे होता है उड़ीसा। महानदी की सहायक नदी है ना। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उन्होंने अगले 6 मई की, ये प्राधिकरण आया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसके तहत इसने ये बोला है कि अगले 6 मई के भीतर सूखा पाइका नदी है वो उस लगा तो उसका पुनरुद्धार किया जाए, सूखा पाइका नदी। तो ये याद रखना, सूखा पाइका ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। ये हो गया आपका। चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास आपने बहुत अच्छी क्लास थी, और एग्जाम में आने लायक जो भी सवाल थे सब हमने कवर कर लिए। अगले वीक फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। आप इन क्लास को कंटिन्यू देखिए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, और इस जो क्लास है उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।